तो आइए दोस्तों, उत्तर प्रदेश एनएमएस एग्ज़ाम की श्रृंखला में मैं आपके सामने कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको परीक्षा में देखने को मिल सकते हैं। तो आइए इसी श्रृंखला में पहला सवाल हम लोग करते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 जिस दिन हमारे देश को गणतंत्र घोषित किया गया था, उसी दिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। हमारे देश में दूसरा सवाल है कि हमारे देश में कितने स्तर की अदालतें हैं। तो हमारे देश में कितने स्तर की अदालतें हैं? तो हमारे देश में मित्रों 3 स्तर की अदालतें हैं। 3 स्तर की। कौन सी? एक आपका जानते ही हैं, सर्वोच्च न्यायालय हो गया। एक राज्य स्तर पर आपके अदालत हैं जिनको आप हाई कोर्ट भी कहते हैं, और तीसरा जो है वो जिला स्तरीय न्यायालय है। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं इसी क्रम में। देश का मुख्य न्यायाधीश कहाँ का मुखिया होता है? किस अदालत का मुखिया होता है? देश का मुख्य जो न्यायाधीश है वो किस अदालत का मुखिया होता है? तो देश का मुख्य न्यायाधीश कहाँ का मुखिया होता है? आपका सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है। कहाँ का मुखिया होता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुखिया होता है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रधान या मुखिया का प्रधान कह सकते हैं, या मुखिया भी आप उसको कह सकते हैं, मुखिया होता है। ठीक है, यह भी सवाल बन सकता है, बनाया जा सकता है। अगला सवाल है, दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो दिल्ली में उच्च न्यायालय जो है वो 1966 में बनाया गया। दिल्ली में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1966 में। अच्छा, जो हमारा उच्च न्यायालय है, पहला उच्च न्यायालय कहाँ खोला गया? पहला उच्च न्यायालय कहाँ खोला गया? कहाँ खोला गया? तो पहला उच्च न्यायालय मित्रों, बच्चों आपको पता होना चाहिए कि कलकत्ता में पहला उच्च न्यायालय खोला गया था। ठीक है, ठीक है, बंगाल प्रेसिडेंसी जो है लगती थी, तो वहां पर पहला उच्च न्यायालय खोला गया था। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट सभी हैं, परंतु ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में वर्तमान में कितने उच्च न्यायालय हैं? हाई कोर्ट्स। वर्तमान में कितने हाई कोर्ट्स हैं या उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय, जिनको अंग्रेजी में समझना हो हाई कोर्ट समझ लें। हाई कोर्ट्स। ठीक है भाई, तो ये 25 हैं। कितने हैं? 25 हैं। अगला सवाल देखते हैं। पूर्वोत्तर के 7 राज्यों जिनको 7 सिस्टर्स कहा जाता है, उनका उच्च न्यायालय निम्न में से कहां पर है? पूर्वोत्तर के 7 राज्यों आप जानते हैं जिनको 7 सिस्टर कहा जाता है, 7 सिस्टर्स कहा जाता है। 7 राज्य जो है पूर्व के, उन 7 राज्यों के न्यायालयों का मुख्यालय कहाँ है? देखिए इस तरह वीडियो थोड़ा लंबे हो जाते हैं। मुख्यालय ये गुवाहाटी में है। गुवाहाटी भी लोग कह देते हैं, गुवाहाटी में है। ठीक है, आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु कितने वर्ष में कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो? उच्च न्यायालय पूछा है। ठीक है, और उच्च न्यायालय के आप सीधे सीधे ऐसा बोले, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जो होते हैं कितने वर्ष में रिटायर हो जाते हैं या सेवानिवृत्त होते हैं? कितने वर्ष में
कितने वर्ष की आयु में, कितने वर्ष की आयु में रिटायर हो जाते हैं या सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर होते हैं। तो आपको बता दें ये जो 62 वर्ष की अवस्था में लोग रिटायर होते हैं। और यहीं पर अगर सवाल को बदलकर सुप्रीम कोर्ट कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट या जिसको कहते हैं आप सर्वोच्च न्यायालय अगर कर दिया जाए, सर्वोच्च न्यायालय अगर कर दिया जाए, तो यही उम्र जो है वो 65 साल हो जाएगी। ठीक है, ये सारा प्रश्न वही रहेगा, बस उत्तर क्या हो जाएगा, 65 वर्ष की अवस्था। ठीक है, तो मित्रों अगला सवाल देखिए, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? वर्तमान में, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये सब। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश हैं? कुल कितने न्यायाधीश हैं? कुल कितने न्यायाधीश हैं? तो अभी जो अपडेटेड डेटा है वो 34 न्यायाधीश का अपडेटेड डेटा है मित्रों। तो चलते हैं अगला सवाल करते हैं। एक मिनट रुकिए, चूंकि इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो 10-10 सवाल का मैं स्लैब बनाता हूं जिससे आपको नोट करने में भी आसानी हो जाए और हमको लिखने में भी आसानी हो जाए। ठीक है मित्रों, बच्चों तो चलिए 11वां प्रश्न हम लोग करते हैं इसी श्रृंखला में। और अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल कोर्ट कहते हैं इसको, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय या हेडक्वार्टर भी आप इसको कह सकते हैं, अंग्रेजी में हेडक्वार्टर। ये कहाँ है? नीदरलैंड की राजधानी हेग। नीदरलैंड की कैपिटल या राजधानी, नीदरलैंड की राजधानी हेग में। कहाँ? हेग। ठीक है, तो नीदरलैंड भी ऑप्शन आ जाए तो वो भी ऑप्शन सही है और हेग आ जाए वो भी सही है। चलिए आगे चलते हैं। न्यायपालिका का निम्न में से क्या कार्य है? तो न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका का कार्य क्या है बताइए? न्यायपालिका का कार्य या न्यायपालिका के कार्य, चलिए आप देख लीजिए। तो न्यायपालिका के कई कार्य हैं, जैसे कानून का निर्माण करना, कानूनों को लागू करना, कानूनों की रक्षा करना। ठीक है, कानून इनमें से क्या है? तो कानून की रक्षा करना जो है इसका कार्य है। न्यायपालिका का कार्य कानून की रक्षा करना। कानून बनाते नहीं हैं, कानून बनाते तो जो संसद में बैठे लोग हैं जिनको हम लोग अपना प्रतिनिधित्व देते हैं करने की, उनको जो है आज़ादी देते हैं, वो लोग नियम नियोक्ता हैं। ठीक है, बनाते वो लोग हैं, संसद में बैठे लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो उच्च न्यायालय किस स्तर पर बनाया जाता है? अभी हम पहले ही बता चुके हैं, उच्च न्यायालय जो है राज्य स्तर पर है, सर्वोच्च न्यायालय देश स्तर पर है और जिला न्यायालय जो है वो जिला स्तर पर, इसीलिए 3 स्तरीय व्यवस्था कहते हैं। अब ये सवाल लिखेंगे नहीं। चलिए अगला, भारत में न्यायपालिका के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है? भारत में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है मित्रों, उसको क्या कहा जाता है पता है आपको? तो भारत में न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया उसी तरह से जैसे राष्ट्रपति को हटाते हैं, महाभियोग लगाकर, और केवल लगाना नहीं, महाभियोग लगाया तो गया और फिर वो साबित भी होना चाहिए। ठीक है, आगे चलिए मित्रों। केंद्र व राज्यों के बीच जो अगर विवाद हो जाता है उसका निपटारा कौन करता है? केंद्र व राज्य सरकारों के बीच विवाद का निपटारा, विवादों का निपटारा कौन सी अदालत करेगी? चूंकि भाई देश का मामला हो जाता है तो आपको समझना चाहिए कि ये सर्वोच्च न्यायालय इसका निपटारा करेगी। ठीक है, बहुत आसान सवाल होते हैं और इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं, बस आपको अपनी समझ विकसित करते जानी है और आगे बढ़ते जाना। चलिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 किसकी गारंटी देता है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 21
किसकी आजादी देता है? किसकी आजादी देता है? तो जीवन जीने की आजादी देता है। किसकी? जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार। अभी जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे जीवन जीने के अधिकार के अंतर्गत स्वच्छ पानी, स्वच्छ जो है स्वच्छ हवा, ये भी जीवन जीने के अधिकार के ही अंतर्गत डाल दिए गए हैं। ठीक है, चलिए। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, सर्वोच्च, अभी यहां पर आपका एक कॉन्सेप्ट यहां पे क्लियर कर देंगे। न्यायालय का न्यायाधीश जो होता है, न्यायाधीश अपना त्याग पत्र, मतलब अगर उसको काम नहीं करना है, मान लीजिए छोड़ना है उसको काम, त्याग पत्र किसे सौंपेगा? किसे सौंपेगा? सौंपेगा। तो एक बात जान लीजिए, आप जब भी नौकरी जिस व्यक्ति के माध्यम से पाते हैं, जिस पद के माध्यम से पाते हैं, छोड़ेंगे भी उसी पद के माध्यम से। मतलब कि अगर मान लीजिए टीचर को अगर जो है ज्वाइनिंग लेटर वो देता है, बीएसए के नाम से जो है जारी होता है, तो अगर कोई टीचर नौकरी छोड़ना भी चाहेगा तो वो अपने बीएसए को ही त्याग पत्र लिख कर देगा। अब माध्यम कोई और हो सकता है कि चलो ठीक है बीओ के माध्यम से पहुंचे, लेकिन जो त्याग पत्र होगा वो जो है जिले के बीएसए अधिकारी को ही जाएगा। तो उसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना जो त्याग पत्र है वो किसको देगा भाई? राष्ट्रपति को देगा, क्योंकि ये लोग राष्ट्रपति द्वारा ही चयनित होते हैं। ठीक है, अगला सवाल। क्योंकि यही नियुक्ति करते हैं तो यही इनको। अच्छा, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, के न्यायाधीशों का जो वेतन है, का वेतन कहां से आहरित होता है? कहां से मतलब कौन सी निधि से? कौन सी निधि या धन? कौन सी निधि से आहरित होता है? आहरित मतलब निकाला जाता है, आहरित होता है। तो बता दें आपको, भारत देश की जो संचित निधि होती है ना, संचित निधि, कंटीजेंसी फंड, संचित निधि, उसी से जो है इनको रुपया पैसा या इनकी जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, इनकी जो सैलरी वगैरह है वहीं से दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को अविश्वास प्रस्ताव द्वारा हटाने हेतु सीधे सीधे ये कह लो कि जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो कितने मतलब कि बहुमत से? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, ठीक है, के जो न्यायाधीश हैं, न्यायालय के न्यायाधीशों को, के न्यायाधीशों को हटाने हेतु जो बहुमत प्रक्रिया है, बहुमत प्रक्रिया, वो कितना, उसका रेशियो का है, का अनुपात क्या है? तो का अनुपात जो है 2/3 है। कितना है? 2/3। मतलब जितने लोग टोटल होते हैं उसका 2/3 लोग अगर किसी बात पर, महाभियोग पर अगर जो है सहमत हैं, तभी वो महाभियोग की प्रक्रिया पास होगी, अन्यथा वो महाभियोग उस पर साबित नहीं होगा। राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष होता है। कैसा? अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जनता इसको डायरेक्ट नहीं चुनती है, तो इसीलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष। ठीक है, जिनको हम डायरेक्ट चुनते हैं वो चुनाव प्रत्यक्ष होते हैं। जैसे प्रधान है उसको पब्लिक डायरेक्ट चुनती है, तो प्रत्यक्ष चुनाव है। समझ में आ गई बात? इसी तरह से आपको जो, जैसे आप जो है मेयर का चुनाव होता है उसको आप डायरेक्ट वोट करते हैं, सभासद भी करते हैं, हम भी करते हैं, तो वो आपका प्रत्यक्ष चुनाव। ठीक है। भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान? भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। चलिए, संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का कौन सा भाग, संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है?
संविधान की आत्मा कहलाता है। तो आपको बता दूं, जो प्रस्तावना है अपने संविधान की, वही हमारे संविधान की आत्मा कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से 20 सवाल होते हैं। ठीक है, और इसी में एक और जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जान लीजिए, बस यहीं से ये खत्म हो जाए। संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न कब बनी? संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न जो है 15 अगस्त 1947 को बनी। 2 सवाल और देख लीजिए, बस जो है वाइंड अप करते हैं। संविधान सभा कब प्रभुत्व संपन्न बनी? कब प्रभुत्व संपन्न बनी? ठीक है, तो 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 को संविधान सभा प्रभुत्व संपन्न बनी। अगला एक इंपॉर्टेंट सवाल कि राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? कब अपनाया गया? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो इंपॉर्टेंट भी है और ज्यादातर एग्जाम पूछ जाते हैं। तो 22 जुलाई 1947, ठीक है, सॉरी, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? हाँ, तो सॉरी, गलती हो गई, 24 जनवरी 1950, सॉरी 24 जनवरी 1950, मतलब कि गणतंत्र होने के 2 दिन पहले राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया। अरे सॉरी यार, सही लिख रहा था मैं, ये कुछ और मैं लिख गया, सॉरी बच्चों। 22 जुलाई 1947 में सही लिख रहा था, ये दूसरे प्रश्न पर मैं पहुंच गया, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, अगला सवाल, 42वें संविधान संशोधन 1976 को, 42वें संविधान संशोधन 1976 को का उपनाम क्या है? सॉरी, को नहीं, का उपनाम क्या है? अगर ये सवाल बना दूं कि 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में किया गया, उसका उपनाम क्या है? ठीक है, तो उसको संपूर्ण संविधान नहीं, लेकिन उसको मिनी संविधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी संविधान क्यों कहा जाता है? और बता दूं क्यों कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें कई सारे, जैसे समाजवाद जो शब्द है वो पंथ निरपेक्ष शब्द, ये जो है 42वें संविधान संशोधन के ही अंतर्गत जोड़े गए थे, इसीलिए 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो मित्रों, आपके इस उत्तर प्रदेश एनएमएस एग्जाम की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में बस आज इतना ही, और मेरे चैनल को उसी तरह से लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, जिससे सभी को इसका लाभ मिले। यही मेरा उद्देश्य है। धन्यवाद।